नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। मुर्शिदाबाद को न्याय का इंतजार, बंगाल गवर्नर और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आज मालदा के दौरे पर। हिंसा पीड़ितों से होगी मुलाकात। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अस्वीकार। अमेरिका में पकड़ा गया पंजाब आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हरप्रीत सिंह। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा हरप्रीत 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से था जुड़ा। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट। एसडीआरएफ ने सावधानी बरतने की दी सलाह। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से मौसम बदलने के आसार। गुड फ्राइडे आज दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रभु यीशु के बलिदान को याद करने का है दिन गुड फ्राइडे। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व भी आज। अमेरिका और यूक्रेन के बीच इस महीने 24 तारीख को खरीद समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, टैरिफ पर चीन के साथ भी हो सकती है अच्छी डील। और आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर के साथ। जी हां, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से आज फिर मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो आज हिंसा प्रभावित मालदा के दौरे पर हैं। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पीड़ितों को लेकर राजभवन पहुंचे और उनकी राज्यपाल से मुलाकात करवाई। मजूमदार ने राज्यपाल से केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की ताकि प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित की जा सके। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए मालदा रवाना हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजया राहटकर ने कहा कि हमें मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किए गए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके प्रभावित इलाकों में महिलाएं भी डरी हुई हैं। हमारे पास इसकी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम वहां जाकर महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार स्वीकार नहीं किए जाते हैं और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। महिलाओं का उत्पीड़न भी हुआ है और उसके साथ साथ महिला बहुत भयभीत भी है। इन सभी स्थिति का हमें जायजा लेना होगा। प्रत्यक्ष शिविर में हम जाएंगे, उन महिलाओं के साथ बात करेंगे और स्थिति समझ कर लेंगे। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसका संज्ञान हम जरूर लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं मालदा से ही। निशांत का रुख करते हैं। निशांत, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और राज्यपाल दोनों का ही दौरा आज होने वाला है, क्या कुछ अपडेट मिलकर आ रही है सामने? देखिए, अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग और साथ में राज्यपाल दोपहर बाद मालदा में पहुंचेंगे, जहां पर हिंदू शरणार्थियों ने जगह ले रखी है। लगभग 700 की संख्या में के आसपास ये शरणार्थी हैं और इनसे बातचीत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंसाफ की वो बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और जो पिछले शुक्रवार को चीज़ें हुई थी उनसे अगर बात की जाए तो राज्यपाल और महिला आयोग इस बारे में बातचीत करेंगे और गलतियां कहां हुई हैं इस बारे में चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज पीड़ितों का दर्द सुना जाएगा, लेकिन दर्द सुनने से ज्यादा उनको इंसाफ मिलना जरूरी है, जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं। और ऐसे में जब महिला अधिकार आयोग ही यहां पर आ रहा है तो उन्हें उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि पीड़ितों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। कल डीडी न्यूज ने भी उनसे बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि उनको बिल्कुल समय नहीं मिला था, घर से निकलकर भागना पड़ा था और उनके घरों पर बम तक चलाए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन को जब वो फोन करते थे तो पुलिस प्रशासन साफ तौर पर कहता था कि आप घर में सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, और ना तो पुलिस की तरफ से कोई मदद मुहैया कराई जा रही थी। तो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आज महिला आयोग जो है इन पीड़ितों से बात करेगा।
पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई मदद महिलाओं को नहीं मिली। राज्य सरकार की बात करें तो वो कोई मदद नहीं मिली और इस तरह से हिंसा का रुख हमने देखा कि किस तरह से हिंसा भड़की थी। लेकिन निशांत, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय के क्या ताज़ा हालात है वहाँ पर और किस तरह से अब कब तक की उम्मीद की जाए कि पटरी पर पूरी स्थिति लौटने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, राज्य सरकार तो ये दावा कर रही है कि हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन जब आप मालदा और मुर्शिदाबाद के इन इलाकों में घूमते हैं तो हालात आपको सामान्य नहीं लगते हैं। खासकर मुर्शिदाबाद की बात करें तो बीएसएफ बड़ी संख्या में तैनात है। स्टेट पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में तैनात है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है और हिंसा को हुए ठीक आज एक हफ्ता पूरा हो रहा है। दूसरी तरफ मालदा में अभी जो शिविर में रह रहे हैं शरणार्थी, वो अपने घर जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि दोबारा से इस तरीके की कोई हिंसा होती है तो उनकी जान का नुकसान हो जाएगा और अपना घर बार छोड़कर वो फिलहाल शिविरों में रह रहे हैं। और उनका ये भी आरोप है कि उनको खाने पीने की भी तमाम तरह की समस्या आ रही हैं। कल बीजेपी के विधायक जिनसे हमने बात की थी, उन्होंने भी ये आरोप प्रशासन पे लगाया है कि जो उन लोगों को राहत सामग्री भेजी जा रही है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ना कि उन लोगों तक ये पहुंचाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और अभी देखने वाली बात ये होगी कि जब राज्यपाल बात करेंगे, जब महिला आयोग बात करेगी और उसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यहाँ पर पहुंचेगा, तो जो इनकी रिपोर्ट्स आएंगे उस रिपोर्ट के आधार पर आखिर किसकी गलतियां है, किसकी कमियां है और इंसाफ इन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। क्योंकि राज्य सरकार पूरी तरीके से कहा जाए तो अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रही है। केंद्रीय एजेंसियों पे सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही है। वहीं ममता बनर्जी, हिंसा का एक हफ्ता हो गया है और वो कलकत्ता से मालदा तक नहीं आ पाई, पीड़ितों का दर्द नहीं जान पाई। ये एक बड़ा सवाल है कि एक महिला होकर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं का अगर दर्द सुनने का उनको समय नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ वो मौलवियों के साथ बैठक कर रही हैं, तो उनकी मंशा पर जरूर सवाल उठता है। निश्चित तौर पर निशांत, मंशा पर तो सवाल उठ ही रहा है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों की मदद की जा रही है, जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए आगे आया जा रहा है। कल राज्यपाल से भी मुलाकात करवाई गई, हमने देखा, और आज खुद राज्यपाल उनसे लोगों से, पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या और भी प्रदेश में किसी तरह के कोई विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है? विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ममता सरकार ने जिस तरह से अमानवीयता का रुख अपनाया है, तो कहीं ना कहीं वो मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। देखिए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर हिंदू संगठन पिछले शुक्रवार के वाकया को लेकर बंगाल में बहुत नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से न्यायोचित राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, राज्य सरकार ने नहीं की। दूसरी तरफ ममता बनर्जी मौलवियों के साथ जरूर बैठक कर रही हैं, लेकिन पीड़ितों के साथ वो बैठक नहीं कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको राजधर्म निभाना चाहिए, और खासकर जो इस पूरी हिंसा से पीड़ित हुए हैं उनसे आपने कब मुलाकात की? आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीड़ितों को राज्यपाल तक जाना पड़ रहा है अपनी आप बीती सुनाने, जबकि ये काम मुख्यमंत्री का है। उनको मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री पर उनका भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में हालात है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी हमने देखा है किस तरीके से पश्चिम बंगाल में शासन चल रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब तमाम जो ये एजेंसीज की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद राज्य सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है। निशांत, यहाँ पर राजनीतिक रंग भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न राज्यों की बात करें तो वक्फ कानून को लोगों ने अपनाया है, खुले हाथों से स्वीकार किया है। लोगों ने कहा कि संसद में ये बिल पास हुआ, कानून का रूप लिया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। लेकिन ऐसे में सिर्फ पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जलता है, लोग प्रभावित होते हैं और वहां पर लोगों को टारगेट किया जाता है। इस पूरे सियासी अमली जामे को, सियासी रंग को भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ऐसे मौकों पर खास तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, या लोगों को भड़काया जाता है, अपनी ही तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ा जाता है और फिर पूरा दारोमदार केंद्र पर ढोल दिया जाता है। देखिए, वक्फ कानून को लेकर विरोध को सबको अधिकार है। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो आप विरोध कीजिए। कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई भी कर रहा है, सरकार को निर्देशित भी कर रहा है, और आप एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर भी सकते हैं। लेकिन प्रदर्शन के नाम पे हिंसा करना, एक विशेष समुदाय को
टारगेट करना ये दिखलाता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है, एक सरकार को डराने का प्रदर्शन है। और इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठते हैं, क्योंकि पूरे देश में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं, कुछ जगह लोग कोर्ट में गए हैं और कई जगह पर वक्फ कानून को स्वीकार भी किया गया। लोकतंत्र है, सभी तरीके के लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस तरीके की हिंसा का स्थान नहीं, और हिंसा करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो कि पश्चिम बंगाल में मिलती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में राज्य सरकार की मंशा और ममता बनर्जी का वो बयान, जिसके बाद से चीजें बहुत खराब हुई पश्चिम बंगाल में, तो इस तमाम कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस सभी जांच का विषय है, क्या पश्चिम बंगाल में केवल राजनीतिक रंग देने के लिए हिंसा कराई गई? आने वाले समय में यहाँ चुनाव है, चुनाव से पहले क्या तुष्टीकरण की राजनीति है? ये तमाम बातें हैं जिनका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। बिल्कुल निशांत, कानून का विरोध गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है और हम देख रहे हैं किस तरह की स्थिति, किस तरह के हालात खुद ही पैदा कर दिए गए हैं, राज्य में अशांति पैदा कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हैप्पी पासिया अमेरिका में अरेस्ट हो चुका है। हैप्पी पासिया का असली नाम हरप्रीत सिंह है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने उसकी तस्वीर जारी की है। वो पंजाब में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। FBI और ERO की संयुक्त टीम ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में आतंकवादी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। हरप्रीत सिंह 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से जुड़ा हुआ है। हरप्रीत अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल करता था। आतंकी हैप्पी पासिया ने हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हुए ग्रेनेड हमले और जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। वहीं NIA ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखकर उसे भगोड़ा घोषित किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आप इसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ा मोस्ट वांटेड मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्त में आ चुका है। कौन कौन से ऐसे मामले थे जिसमें इसकी संलिप्तता थी और लंबे समय से NIA द्वारा इसकी जांच की जा रही थी और आज वो गिरफ्त में है? देखिए, इसके खिलाफ जो सबसे बड़ा मामला ये है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह का ऑपरेटिव था। यह अमेरिका में गया था 2021 में, मेक्सिको के बॉर्डर से घुसा था और थोड़े दिन उसके पहले UK में भी रहा था। इलीगल एंट्री इसकी हुई थी और वहीं से अमेरिका से ही वो पाकिस्तान के ISI से जुड़ा हुआ था और ISI के माध्यम से वहाँ एक रिंडा नाम का खूंखार आतंकवादी रहता था, रिंडा से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद वो आर्मेनिया में जो एक सेरा नाम का खालिस्तान बब्बर खालसा इंटरनेशनल जुड़ा हुआ था, उसके साथ इसके संपर्क थे और उनके माध्यम से ऑपरेट करता था। पिछले साल पंजाब में 14 ग्रेनेड हमले हुए थे कई जगहों पे और 14 ग्रेनेड हमलों में सारे के पीछे इसका हाथ बताया जाता है। 16 हमले हुए थे जिसमें कि 14 में इसका हाथ बताया जा रहा था। तो यह एक बड़ा मामला था और NIA ने 23 मार्च 2024 को इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद NIA ने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी से संपर्क किया था और उनसे अनुरोध किया था कि इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको भारत को लौटाया जाए। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म है, उस वर्किंग ग्रुप ने काफी सतर्कता से और काफी कह सकते हैं कि तेजी से काम किया कि 1 साल के अंदर यह जो खूंखार आतंकवादी है, जो दरअसल नेटवर्किंग भी करता है बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए पूरी दुनिया में, वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद उसकी कानूनी प्रक्रिया अब शुरू होगी और निश्चित तौर पर NIA की टीम अभी कुछ दिन जल्दी ही वहां जाएगी और उसको एक्स्ट्राडिशन की मांग करेगी। तो कह सकते हैं कि जो 5 लाख रुपए की इसके ऊपर जो सर पे इनाम रखा गया था कि जो भी इसके बारे में सूचना देगा, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इसके लिए एक भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिन तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडाइट किया अमेरिका ने, एक गंभीर मामला था और गंभीर मामले पे तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडाइट किया गया। तो कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो आतंकवाद पे के खिलाफ
जो एक सहमति है वो सहमति बहुत ही तेजी से काम करती आ रही है। और खास करके डोनाल्ड ट्रंप अन्य मामलों पे, उनका कई मामलों पे मतभेद हो सकता है भारत पर, लेकिन आतंकवाद के मामले में, आतंकवाद के काउंटर टेररिज्म के मामले में भारत के साथ उनका काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत इतनी जल्दी कह सकते हैं कि उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चलाई जाएगी। देखना होगा कि कितने दिनों अमेरिका में कानूनी प्रक्रिया चलती है और कितने दिनों के बाद अमेरिका से उसे वापस भारत भेजा जाता है। संध्या। बिल्कुल अखिलेश, भारत लाने की भी अब तमाम कार्रवाई जो है वो पूरी करने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन जहां पर आपने कहा कि आतंकवाद को लेकर के भारत और अमेरिका का रुख साफ तौर पर नजर आता है कि भारत जिस तरह से आतंक विरोध की बात करता है, तो तमाम देशों को भी ये एक बड़ा संदेश है कि अगर आप किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देते हैं और किसी भी देश में अगर आप जाके शरण पाना चाहते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत की तरफ से हर उस आतंकी पर भी नजर रखी जा रही है जो भारत में किसी भी तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है और कहीं और जाकर के शरण लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत जिस तरीके से कह सकते हैं कि पिछले 11-12 सालों से आतंकवाद के खिलाफ लगातार पूरी दुनिया में एक माहौल बना रहा है और पूरी दुनिया के लोगों को इस बात को लिए सेंसिटाइज कर रहा है कि आतंकवाद न सिर्फ एक देश के लिए खतरा है बल्कि एक पूरे दुनिया के लिए खतरा है। और विकास का मामला हो, आवाजाही का मामला हो, कनेक्टिविटी का मामला हो, सारे में आतंकवादी गतिविधियां सबसे ज्यादा बाधक बनती है। और अमेरिका चाहे विकसित देश, अन्य भी विकसित देश हो, आतंकवादी वहां के लोकतांत्रिक कानूनों का फायदा उठाते हैं, वहां जाके शरण ले लेते हैं और उसके बाद अगर कभी पकड़े गए तो एक्स्ट्राडाइट करने में इतने कानूनी पचड़े का वो उपयोग करते हैं कि इससे उनका एक्स्ट्राडिशन भी देर होती है। लेकिन अभी पिछले दिनों भारत ने जिस तेजी से एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया पूरी की है और अमेरिका ने जिस तेजी से एक्स्ट्राडिशन में भारत को सहयोग दिया है, दूसरे टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने न सिर्फ कह सकते हैं कि तहव्वुर राना के मामले में बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की चुस्ती और भारत अमेरिका सहयोग के मामले में एक पूरा संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि अगर अमेरिका में कोई है और भारत इस बारे में अगर जो चुस्ती दिखा रहा है, निश्चित तौर पर एक संदेश गया है कि भारत और अमेरिका मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान आगे आने वाले दिनों में चलाएंगे, जैसा कि इस घटना से भी जाहिर हुआ है। निश्चित तौर पर भारत को आतंक के खिलाफ एक और बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज पूरे विश्व में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। ये दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के अनुसार आज ही के दिन प्रभु यीशु ने मानव जाति के कल्याण के लिए बलिदान दिया था। तब से ये दिन पूरे विश्व में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गुड फ्राइडे का पर्व मानव समाज को प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। ये ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है और मान्यता ये भी है कि शुक्रवार को सूली पर चढ़ने के तीसरे दिन यानी रविवार को यीशु मसीह फिर से जीवित हो गए और इसीलिए इसे ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में गुड फ्राइडे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। सभाओं में यीशु के क्रूस पर चढ़ने की कहानी पढ़ी जाती है, भजन गाए जाते हैं और उपदेश भी दिए जाते हैं। वहीं गुड फ्राइडे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा, गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। ये दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। शांति और एकजुटता की भावना हमेशा बनी रहे।
वहीं 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज प्रकाश पर्व है। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। एक निर्भीक योद्धा के साथ ही वे आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे। उनके प्रकाश पर्व पर पंजाब में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकने और पवित्र गुरबानी सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रकाश पर्व की गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने सिख धर्म के 9वें गुरु के रूप में अधर्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ समाज को जागरूक कर सिख धर्म को स्वसंस्कृति की रक्षा का पर्याय बनाया। आज उनके प्रकाश पर्व पर उनका स्मरण कर नमन करता हूँ। कट्टरपंथी आक्रांताओं के सामने संस्कृति और स्वाभिमान के लिए अडिग रहने वाले गुरु का बलिदान मानव समाज को अनंत काल तक स्वधर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। और न्यूज़ 10 में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से अगले 3 दिन तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवाएं और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन उत्तराखंड में आज से 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कुमाऊं मंडल में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, लेकिन आज से गढ़वाल मंडल में भी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि राज्य के शेष जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश नहीं बल्कि इन जिलों के लिए आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। एसडीआरएफ ने लोगों को सलाह दी है कि वो सावधानी बरतें। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और नोडल अफसरों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। खास तौर पर यह भी कहा गया है कि पर्यटक अभी इन इलाकों में ना जाएं। वहीं उत्तर प्रदेश में हाल ही में आई तेज आंधी, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात ने कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित किया है। इस गंभीर आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में कोई भी ढिलाई ना बरती जाए। योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करके सर्वे करें और राहत कार्यों पर नजर बनाए रखें। साथ ही आपदा से जनहानि और पशु हानि होने की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। गेहूं की सरकारी खरीद को देखते हुए मंडियों सहित सभी खरीद केंद्रों पर गेहूं के सुरक्षित भंडारण का पूरा ध्यान रखने और सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजने के लिए बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी 20 अप्रैल से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत करेगी। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने वर्चुअल बैठक कर रणनीति बनाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल 2024 केवल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए है, ना कि किसी के अधिकारों को छीनने के लिए। विपक्ष इस पर झूठ फैला रहा है, जिसे जनता के बीच जाकर उजागर करना है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि 19 अप्रैल को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी। फिर 20 से 24 अप्रैल तक प्रदेश और जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। संशोधन से गरीब मुसलमानों को सीधा लाभ मिलेगा, इसलिए विपक्षी दल घबराए हुए हैं।
और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन 24 अप्रैल को एक खनिज समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि समझौता तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन इस समझौते का सम्मान करेगा। इस खनिज सौदे से यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज, तेल और गैस शामिल हैं, से होने वाले राजस्व पर एक संयुक्त निवेश कोष के माध्यम से अमेरिका को व्यापक नियंत्रण मिलेगा। ये व्यवस्था ट्रंप प्रशासन की ओर से रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन को प्रदान की गई अरबों डॉलर की सैन्य और वित्तीय सहायता को वापस पाने के लिए एक तंत्र के रूप में तैयार की गई है। हालांकि इस सौदे में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शामिल नहीं है, जो वार्ता में विवाद का विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन ने कई बार अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए चर्चा शुरू हुई है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच टैरिफ युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में तनाव पैदा कर दिया। इस बीच ट्रंप ने भरोसा जताया है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने लंबे समय से चल रहे व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी समझौते तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में चीन से आयात होने वाले सामानों पर 245% तक टैरिफ लागू किया था, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी सामानों पर भारी टैरिफ लगाकर पलटवार किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी स्टार वंदना कटारिया के खेल में योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि आपने शानदार करियर में 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलना उनके कौशल और नेतृत्व का प्रमाण है, जिसने भारतीय हॉकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कटारिया ने इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की। पीएम मोदी ने एक्स पर साझा करते हुए एक पत्र में लिखा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर उपलब्धियों से भरे शानदार करियर की बधाई और जीवन की एक नई पारी शुरू करने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने खेल से देशवासियों को गर्व के अनेक अवसर देते हुए आपने विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश के तिरंगे को ऊंचा रखने में बड़ा योगदान दिया है। और वहीं भारतीय हॉकी स्टार वंदना कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि संन्यास पर देश के प्रधानमंत्री की सराहना पत्र प्राप्त करना उनके लिए गर्व का क्षण है। वंदना कटारिया ने एक्स पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरे हॉकी करियर और संन्यास पर सराहना पत्र प्राप्त करना मेरे लिए गर्व का क्षण है। ये सम्मान पाकर अभिभूत हूँ। ये स्नेह और प्रोत्साहन मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमों का इस सीजन में ये पहला मैच होगा। वहीं दोनों टीमें बेंगलुरु के मैदान पर पिछले साल आमने सामने हुई थी। उस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से जीत मिली थी। वहीं पंजाब किंग्स को यहां साल 2018 से जीत नहीं मिली है। टीम को आखिरी जीत 2017 में मिली थी। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने 4 मैच जीते हैं और उसे 2 में हार मिली है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को भी 4 में जीत और 2 मुकाबलों में हार मिली है। और न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।